नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC 2.0 में। और आज की चर्चा बहुत ही हाँ, मतलब बहुत ही खास होने वाली है। आज के इस नए और बेहद रोचक डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर उतरने वाले हैं जो हमें सीधा हमारी जड़ों तक ले जाता है। बिल्कुल। आज की चर्चा का विषय है प्राचीन भारत का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो दिमाग में तुरंत राजा, महाराजा, युद्ध, यही सब आता है। एग्जैक्टली। महलों और बड़ी-बड़ी रणनीतियों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन आज के जो हमारे स्रोत हैं, वो हमें उस समय में ले जाते हैं जब ना तो कोई राजा था, ना कोई राज्य और ना ही कोई लिखित शब्द। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि आदि मानव के एक घुमंतू शिकारी से लेकर एक व्यवस्थित समाज बनाने तक की जो उसकी मनोवैज्ञानिक यात्रा है, उसे समझना है। मतलब एक ऐसा सफर जहां पत्थरों ने हमारी नियति तय की। सही कहा। तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। इस चर्चा की शुरुआत में ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम जिस कालखंड की बात कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल, हाँ, उसे समझने के लिए हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि जहां से लिखना शुरू हुआ बस वहीं से सभ्यता शुरू हुई, जो कि सच नहीं है। इतिहास को ना मुख्य रूप से लिपि यानी स्क्रिप्ट के आधार पर बांटा गया है। 3 भागों में, राइट? बिल्कुल। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। हाँ, जहां कोई लिपि नहीं थी, हमें पूरी तरह से सिर्फ बचे हुए अवशेषों पर निर्भर रहना पड़ता है। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब प्रोटो हिस्ट्री। एग्जैक्टली, जहां लिपि तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। वही कहा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जहां लिपि मौजूद भी है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं। तो आज हमारा पूरा फोकस पहले इससे पर है, प्रागैतिहासिक काल पर मैं ये सोच रहा था कि बिना किसी लिखित साक्ष्य के हम इतिहास कैसे समझते हैं। यहाँ पर 3 बहुत महत्वपूर्ण हस्तियों का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, प्लीज बताइए। सबसे पहले तो हेरोडोटस, जिन्हें हम इतिहास का जनक मानते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल। और भारत के संदर्भ में सर अलेक्जेंडर कनिंगम, हाँ, भारतीय पुरातत्व के पिता। हाँ। और तीसरे हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने 1863 में कुछ खोजा था ना? एग्जैक्टली। 1863 में इन्होंने भारत में पहला पाषाण उपकरण खोजा था, मतलब पत्थरों का औजार। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीन में दबी उन मूक चीजों को बोलना सिखाया। ये बात हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि केवल हड्डियों और पत्थरों के टुकड़ों से हम लाखों साल पुराने जीवन का पुनर्निर्माण कर लेते हैं। ये विज्ञान और इतिहास का बहुत सुंदर मेल है। तो प्रागैतिहासिक काल को भी आगे बांटा गया है ना? हाँ, मुख्य रूप से 2 भागों में, पाषाण काल यानी पत्थरों का युग और ताम्रकाल, जब तांबे की खोज हुई। तो अगर हम पाषाण काल से शुरू करें, जो कि सबसे लंबा दौर था। हाँ, पाषाण काल के 3 चरण हैं। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। बिल्कुल। इसका समय तो बहुत ही लंबा है, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। मानव इतिहास का लगभग 99% समय इसी एक कालखंड में बीत गया। 99%? मतलब इस दौरान जीवन कैसा रहा होगा? जीवन पूरी तरह अस्थिर था, एक खानाबदोश जिंदगी। घुमंतू। हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ भोजन इकट्ठा करना और शिकार करना था, जीवित रहने की जद्दोजहद। लेकिन सिर्फ जद्दोजहद कहना शायद सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसी दौरान बहुत बड़े-बड़े काम भी हुए। बड़े-बड़े पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल शुरू हुआ। बिल्कुल। क्वार्ट्जाइट जैसे कठोर पत्थरों का उपयोग करना कोई आसान बात नहीं थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि, आग की खोज। हाँ, आग की खोज तो मतलब इस खोज ने तो मानव जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आग ने सिर्फ ठंड से नहीं बचाया, हाँ, जीव विज्ञान ही बदल दिया। पके हुए भोजन को चबाना आसान था, जिससे हमारी आंतों का आकार छोटा हुआ और मस्तिष्क को विकसित होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी मिली। और एक और बात, आग ने मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। वो कैसे? देखिए, जब शाम ढलने के बाद अंधेरा होता था तो आग के अलाव ने दिन की अवधि को बढ़ा दिया। ओह, लोग आग के चारों ओर बैठने लगे होंगे। एग्जैक्टली। यहीं से संवाद की शुरुआत हुई होगी, खतरे से सुरक्षा महसूस हुई होगी। और शायद
कहानियां सुनाने की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई। बिल्कुल। और इसी जुड़ाव का एक बहुत सुंदर प्रमाण हमें कला में मिलता है। कला उस समय? हाँ, भाषा ना होने के बावजूद मनुष्य ने खुद को अभिव्यक्त करना शुरू किया। अरे हाँ, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, बिल्कुल सही। वहां जो शैल चित्र मिले हैं, शिकार के चित्र, उन चित्रों को सिर्फ कला समझना गलत होगा। तो और क्या थे वो? वो उस समय के मानव का डेटाबेस थे। डेटाबेस मतलब जानकारी स्टोर करने का तरीका। हाँ, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को समझा रहे थे कि किन जानवरों का शिकार करना है, किन से बचना है। मतलब लिपि नहीं थी तो ये चित्र ही उनकी किताबें थीं। क्या बात है, बहुत ही डीप पॉइंट है ये। हम्म। तो 12,000 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ? मौसम में बदलाव आया, बर्फ पिघली, जलवायु गर्म हुई। और हम आ गए मध्य पाषाण काल में। मेसोलिथिक पीरियड। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसे एक संक्रमण काल कहा जाता है। ट्रांजिशन पीरियड, क्योंकि चीजें तेजी से बदल रही थीं। और हथियार भी बदल रहे थे। माइक्रोलिथ। हाँ, सूक्ष्म पाषाण। अब हथियार छोटे और नुकीले हो गए थे। क्योंकि जानवर भी बदल गए थे। विशालकाय जानवरों की जगह हिरन और खरगोश जैसे छोटे और तेज दौड़ने वाले जानवरों ने ले ली थी। तो भारी पत्थरों से उन्हें मारना मुश्किल था। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने तीर कमान और भाले बनाए। और इसी काल में एक और बहुत ही रोचक घटना घटी, पशुपालन की शुरुआत। और आपको पता है पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता। बिल्कुल, इंसान और कुत्ते की ये दोस्ती बहुत पुरानी है। भेड़ियों से कुत्ते तक का सफर। हाँ, ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी। भेड़ियों को इंसान के पास आसानी से भोजन मिला। और इंसान को रात में खतरे से सचेत करने वाला एक पहरेदार। म्यूचुअल बेनिफिट। सही कहा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हाँ, क्योंकि सारे फैक्ट्स बहुत काम आते हैं। बिल्कुल। तो इसके बाद आता है एक ऐसा युग जिसे मैं गेम चेंजर कहता हूँ। नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। ये वो समय था जब इंसान ने प्रकृति के सामने झुकने की बजाय उसे अपने अनुकूल ढालना शुरू कर दिया। कृषि की शुरुआत। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देखिए। डोमिनो इफेक्ट मतलब एक चीज से दूसरी चीज। हाँ, कृषि शुरू हुई तो इंसान को एक जगह टिकना पड़ा। घुमंतु जीवन खत्म। जीवन स्थिर हुआ। जब स्थिर हुए तो स्थायी आवास मतलब घर बनने लगे। और विधिवत पशुपालन भी शुरू हुआ। और यहीं से संपत्ति की अवधारणा आई। प्रॉपर्टी। हाँ, जिसके पास ज्यादा अनाज वो ज्यादा ताकतवर। मतलब असमानता की शुरुआत भी यहीं से हुई। बिल्कुल। लेकिन नवपाषाण काल की एक और सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसे हम भूल नहीं सकते। पहिए का आविष्कार। एग्जैक्टली। तकनीकी रूप से ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। पहिए ने सिर्फ यातायात ही आसान नहीं किया। और क्या किया? कुम्हार का चाक, मिट्टी के बर्तन। हाँ। अनाज उगाना ही काफी नहीं था, उसे सुरक्षित रखना भी जरूरी था। बर्तनों में अनाज का भंडारण शुरू हुआ, जिससे अकाल और खराब मौसम में भी भोजन मिल सके। सही कहा। अब इस प्रगति की यात्रा में नवपाषाण काल के अंत में एक और बड़ा मोड़ आता है। इंसान अपनी पहली धातु खोजता है, तांबा, कॉपर। और यहीं से ताम्रपाषाण काल यानी चाल्कोलिथिक पीरियड की शुरुआत होती है। मतलब अब पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग शुरू हो गया। ये धातु विज्ञान की नींव थी। तांबे को पिघलाकर मनचाहा आकार दिया जा सकता था। ये सब तो बहुत शानदार है, पर इन सारी बातों को, इन सारे फैक्ट्स को असली जगहों से जोड़ते हैं। कनेक्टिंग द डॉट्स। हाँ, ताकि याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं मेहरगढ़ की, जो आज के बलूचिस्तान में है। यहाँ क्या मिला था? यहाँ से हमें सबसे पहली कृषि के प्रमाण मिलते हैं। और मुख्य फसलें कौन सी थी? सबसे पहले जौ और गेहूं उगाए गए थे। मेहरगढ़, जौ और गेहूं, ठीक है। और फिर उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले। चावल मतलब उस समय भी डाइट में वैरायटी आ रही थी। बिल्कुल। और कश्मीर का बुरझोम, ये जगह मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। हाँ, क्योंकि यहाँ लोग गर्त आवास में रहते थे। गर्त आवास मतलब गड्ढे खोदकर। हाँ, शायद कड़ाके की ठंड से बचने के लिए। लेकिन यहाँ का जो सबसे दिलचस्प प्रमाण है वो है कब्रें, जहाँ मनुष्यों के साथ कुत्तों को दफनाया गया था। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करते थे। मतलब उन्हें लगता होगा कि ये कुत्ता परलोक में भी अपने मालिक की रक्षा करेगा। हाँ, ये कोई सिर्फ उपयोगितावादी रिश्ता नहीं था, एक बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। अमेजिंग। और चौथी जगह जिसके बारे में हमने पहले बात की, भीमबेटका, मध्य प्रदेश में, जहाँ सबसे पहले शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स मिली। तो अगर हम इन सब चीजों का एक त्वरित सारांश लें, एक क्विक रिकैप। बिल्कुल।
प्रथम पालतू जानवर, कुत्ता, प्रथम खोजी गई धातु, तांबा, प्रथम कृषि या फसल, जौ और गेहूं, आदि का आविष्कार पुरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार। नव पाषाण काल में। ये जो सारे तथ्य हैं ना, ये सिर्फ याद करने वाली पॉइंट्स नहीं है। तो फिर ये दर्शाते हैं कि कैसे मानव ने अपनी बुद्धि से, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से प्रकृति पर विजय प्राप्त की। सच में प्रागैतिहासिक काल का ये सफर बहुत ही शानदार रहा। एक घुमंतु शिकारी से लेकर एक किसान तक। और अब हमारे स्रोत इशारा कर रहे हैं कि इस कहानी का अगला अध्याय और भी रोचक होगा। सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, जहां मनुष्य और भी उन्नत हो जाएगा, नगर बसाएगा। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज हम पहिए को या तांबे को बहुत ही साधारण चीजें मानते हैं, है ना? बिल्कुल रोजमर्रा की चीजें हैं। लेकिन अपने समय में ये दुनिया की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सही बात है। तो सोचने वाली बात ये है कि आज की हमारी कौन सी साधारण सी खोज हजारों साल बाद भविष्य के इंसानों के लिए इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जाएगी। वाह, ये तो सच में बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल है। क्या वो कोई इंटरनेट सर्वर होगा या कोई सिलिकॉन चिप? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस सवाल ने आज की चीजों को देखने का नजरिया जरूर बदल दिया है। बिल्कुल। तो इसी एक थॉट के साथ हम इस गहन चर्चा को, इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे भी बहुत मजा आया इस चर्चा में। और मुझे भी। अगली बार मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक सीखते रहिए।